कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, जिसमें किसानों के लिए और घरेलू उपयोग के लिए छूट प्रदान की गई है। लेकिन इसके तहत हम लोगों ने कहा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य करेंगे। थाना हो, चौकी हो, सीडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, एनी ऑफिस, चाहे गवर्नमेंट का, स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, उनको सबको हम अनिवार्य करेंगे। और इस आधार पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी हम बहुत तरीके से इस पर काम करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जल नीति को हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की जल नीति को भी लागू करेंगे। इस दृष्टि से भी हम लोग एक बड़ा काम इसमें कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों ने 6000 मीटर उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं पीजोमीटर। उस पीजोमीटर का जो इलेक्ट्रॉनिक पीजोमीटर है, उसके माध्यम से हम लोग ये आकलन कर पाएंगे कि हमारा जलस्तर कितना नीचे जा रहा है, कितना रिचार्ज कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं। वो पीजोमीटर हम इसी अगले साल तक इसको पूरा करेंगे। और जब 6000 पीजोमीटर हमारे लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जल के मापन का भी काम करेंगे। इसलिए जल का संचयन, जल का संवर्धन, जल लोगों तक पहुंचाना, इन सब कामों को पूरा करते हुए अभी आप लोगों ने जैसा देखा कि जल प्रदूषित न हो, जल ठीक रहे। 8 बेसिन हमारे हैं, 39 उप बेसिन है, उनको सबको समाहित करते हुए हम लोगों ने एक बड़ा कार्य इस पर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और इसको बताने के लिए कम से कम हमको 2-2.5 घंटे चाहिए, जितना काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने किया है। पानी पर बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन एक बात के लिए और कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया तो भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है जहां जल शक्ति मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, जल की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। हमारा जो नमामि गंगे है उस पर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। 44 परियोजना में से 22 पूरी हो चुकी है। इसके पहले मनोज जी उस काम को देखते थे, यहाँ पर उपस्थित हैं, और अब उसमें हम लोगों ने अन्य पर बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जल्दी उसको भी पूरा करेंगे। और टाइम्स ग्रुप को सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पानी को लेकर के आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बार पुनः बधाई देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आप स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। आपसे आग्रह है कि आप उत्तर प्रदेश को वाटर पॉजिटिव बनाने के लिए इस सभा को संबोधित करें। आपका अभिनंदन। टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित आज के इस वाटर समिट में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव CR के तिवारी जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्रीमान प्रवीण कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, टाइम्स ग्रुप से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले टाइम्स ग्रुप को आज के इस वाटर समिट के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक अच्छी पहल किसी मीडिया ग्रुप के द्वारा जन जागरूकता की दिशा से प्रारंभ की गई और पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार इस बात को देख रहा हूं कि टाइम्स ग्रुप इस प्रकार की एक सकारात्मक पहल करते हुए जल को जीवन का एक प्रतिरूप हम लोगों ने माना है, तो उसमें अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जब हम जल की बात करते हैं तो हमें इसके दोनों रूपों को ध्यान में रखना होगा।
एक हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है उसका उचित संरक्षण भी और उचित नियोजन भी, और दूसरा जो हमारे पास सरफेस वाटर है, अपने इन पवित्र नदियों के, ताल और तालाबों के स्वच्छता को बनाए रखना, उनकी निर्मलता को बनाए रखना, ये दोनों हमारे पास चुनौतियां हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जल के इस महत्व को समझते हुए भारतीय मनीषा ने जल के महत्व को केवल आज नहीं माना है, हमारे शास्त्रों ने तो पूरी अपने जो स्तोत्र लिखे हैं, जो मंत्र लिखे हैं, वो जल की स्तुति के साथ ही प्रारंभ किए हैं। दियो शांति की बात जब होती है, पृथ्वी शांति की बात जब होती है, तो ये हमारे लिए, मानवता के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। इस दृष्टि से भारतीय मनीषा, भारत की ऋषि परंपरा इस बात पर जोर देती रही है, और इसलिए जहां हमें वहां से प्रेरणा प्राप्त हुई, हमारे शास्त्र जहां इसकी प्रेरणा हमें निरंतर प्रदान करते रहे, वहीं ईमानदारी के साथ इसके बहुआयामी पक्ष को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन कार्यक्रमों में पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, वह सबसे पहला कार्यक्रम जिसमें आप कह सकते हैं नमामि गंगे परियोजना का वह कार्यक्रम, जिसमें देश की पवित्र नदियों की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए एक अभियान हाथ में लिया गया। इस संस्था की इसकी शुरुआत गंगा जी और उसकी पवित्र जो सहायक नदियां हैं वहां से होती है, लेकिन ये भारत की नदी संस्कृति के पुनरुद्धार का एक नया कदम है। कल मैं वाराणसी में था और वाराणसी में मुझे कुछ समय गंगा जी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वहां पर इस बात को महसूस किया कि जहां पे पहले गंगा जी में डुबकी लगाने से आज से 5-7 वर्ष पहले कुछ ही देर में पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, जलीय जीव समाप्त हो चुके थे। कल हम लोगों ने अपनी आंखों से डॉल्फिन को गंगा जी में एक बार फिर से तैरते हुए देखा है। ये वाराणसी की स्थिति है। गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक गंगा की लगभग 2500 किलोमीटर के इस दायरे में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट था वह था कानपुर। कानपुर के जाजमऊ में आज से 3 वर्ष पहले कोई भी जलीय जीव नहीं बचा था। 2019 में जब कुंभ को दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके कुंभ को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन दिया, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कुंभ में प्रयागराज का मतलब गंगा की अविरलता और निर्मलता वहां पर दिखनी भी चाहिए, आने वाले श्रद्धालुओं के मन में विश्वास होना भी चाहिए। और इसके लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, उसका परिणाम देखने को मिला कि दशकों के बाद पूज्य संतों को, श्रद्धालुजनों को और कुंभ में आने वाले सभी जितने भी ऐसे श्रद्धालुजन थे जिनकी एक आस्था थी, अपनी आस्था के साथ वे लोग इस आयोजन में भागीदार बने थे, उन लोगों ने उस आस्था
को सम्मान देते हुए देखा कि वास्तव में गंगा अविरल हुई है, निर्मल हुई है। और प्रयागराज कुंभ एक अपने आप में इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बना है। जाजमऊ में फिर से मछलियां और जलीय जीव फिर से देखने को मिल सकते हैं। और सीसामऊ नाले के बारे में मुख्य सचिव ने आपके सामने कहा ही कि 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन वहां गिरता था। और जब विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे परियोजना की इस पूरे अभियान की एक बैठक, राष्ट्रीय परिषद की बैठक कानपुर में ली थी, उस समय हम लोगों ने स्वयं उस नाले के मुहाने पर खड़े होकर के सेल्फी लेकर के सबके सामने इस बात को प्रदर्शित किया था कि अब गंगा में एक भी बूंद सीवर नहीं गिरेगा। एक नदी संस्कृति की अविरलता, निर्मलता के प्रति केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हर प्रकार की नदियों के पुनरुद्धार की कार्रवाई है। आज प्रदेश के अंदर आप लखनऊ की गोमती नदी को लें, गोमती अपने मुहाने पर सूख चुकी थी। लगभग 36 किलोमीटर मनरेगा की योजना के अंतर्गत शासन की अन्य कन्वर्जेंस की योजनाओं के माध्यम से इन सभी को हम लोगों ने लेकर के आज उसकी अविरल धारा को वहां से फिर से प्रवाहित किया है। बस्ती में मनोरमा नदी, अयोध्या की तमसा नदी, गोरखपुर की आमी नदी या फिर बरेली की अरिल है, यानी इस प्रकार की लगभग 15 से ज्यादा नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रदेश के अंदर शासन की कन्वर्जेंस स्कीम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके माध्यम से नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य तो हो ही रहा है। इस कार्यक्रम में जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ हम अपनी नदी संस्कृति को भी बचाएंगे। जितने बड़े ताल हैं, तलैया हैं, पोखरे हैं, इन सबके संरक्षण का कार्य तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके साथ ही हम ग्राउंड वाटर की शुद्धि के साथ साथ उसके उचित नियोजन पर भी ध्यान देंगे। और इसके लिए प्लास्टिक मुक्त अभियान प्रदेश के अंदर चलाया गया। प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया है। प्लास्टिक के साथ एक व्यवस्था बनाई गई। प्रदेश के अंदर माटी कला बोर्ड कार्य करता है। माटी कला बोर्ड का गठन के पीछे का उद्देश्य यही था कि जब हम प्लास्टिक को बैन करेंगे तो प्लास्टिक के जो उत्पाद अब तक मार्केट में सस्ते दाम पर बिकते हैं, जिसके कारण एक सामान्य नागरिक, एक कॉमन मैन जब इसके प्रति आकर्षित होता है, अगर हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध कराएंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को विकल्प मिलना चाहिए, लोग स्वयं इसके प्रति आकर्षित होंगे। और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई कि जितने भी तालाब गांव के हों, शहर के हों, अप्रैल से जून के मध्य हम इसे गांव के कुम्हार को फ्री में मिट्टी निकालने की व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। हम लोगों ने मिट्टी फ्री कर दी। मिट्टी फ्री की, इलेक्ट्रिक और सोलर चाक हर एक कुम्हार को उपलब्ध कराए गए, तो उसने बर्तन भी सस्ते बनाने प्रारंभ किए और प्लास्टिक का एक विकल्प देना प्रारंभ किया। प्लास्टिक बैन होने से पर्यावरण की रक्षा भी हुई, मिट्टी के बर्तन बनने से हमारे तालाब भी साफ सुथरे हुए और साथ साथ जल संरक्षण के लिए फिर से ताल और तलैया फिर से प्रारंभ हम लोगों को मिलने प्रारंभ हुए। जल संरक्षण का एक उदाहरण वहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। प्रदेश के अंदर ऐसे अनेक मॉडल खड़े किए गए, जैसे एक वाराणसी मॉडल है। अक्सर होता क्या है, हैंडपंप हम लगाते हैं, हैंडपंप एक समय तक काम करता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, ग्राउंड वाटर की जैसी उपलब्धता होगी उसके अनुसार वह कार्य करता है। एक समय के बाद जब उसमें पानी समाप्त हो जाता है तो सूख जाता है, खराब हो जाता है। वाराणसी मॉडल में एक व्यवस्था की गई कि अगर कोई हैंडपंप अनुपयुक्त हो चुका है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उसका उपयोग वाटर रिचार्जिंग के लिए करें। ऊपर का उसका जो भाग है उसका हटा दें, वहां से निकाल देते हैं। निकालने के बाद बरसात के आसपास के एक बड़े क्षेत्र के पानी को वहां लाने की व्यवस्था और उसको हम छान करके वहां तक जाने की, वहां पे इस पानी को ले जाने की व्यवस्था। यानी
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये अपने आप में बहुत अच्छा मॉडल है और ये वाराणसी के जिला प्रशासन ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। एक मॉडल जो चित्रकूट के अंदर जब हमारे जल शक्ति मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व निर्वहन कर रहे थे तो उस समय चित्रकूट में भी इन लोगों ने इसी प्रकार का एक मॉडल विद्यालयों के और सरकारी भवनों के छतों से निकलने वाले बरसाती पानी को इसी प्रकार से वहां के जिला प्रशासन के साथ मिलकर के उसके संरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब हम जल की बात करते हैं, मैं इस बात को मानता हूं उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली है और समृद्धशाली इसलिए है कि प्रदेश के अंदर ज्यादातर क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश के अंदर पश्चिम, पूर्व, मध्य या बुंदेलखंड को अगर हम ले लें तो हमारे पास सरफेस वाटर भी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इस दृष्टि से दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली और समृद्धशाली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को मानता हूं, जहां पर विशुद्ध मीठे जल की पर्याप्त उपलब्धता है। लेकिन इस मीठे जल की पर्याप्त उपलब्धता के उचित नियोजन की दिशा में शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, मीडिया ग्रुप के स्तर पर, विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करके प्रत्येक नागरिक को जल की प्रत्येक बूंद के रक्षण के बारे में जागरूक करने की दिशा में भी बृहद कदम उठाने की आवश्यकता है और वह कदम इसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग देखते थे 2017 में जब हम लोग आए थे, ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व उस समय डॉक्टर महेंद्र सिंह ही उठा रहे थे। मैंने उस समय उनके सामने इस बात को कहा, मैंने कहा देखो, मैं पिछले 3 वर्षों से देखता हूं कि बुंदेलखंड में जनवरी से पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है और बुंदेलखंड में पेयजल का संकट खड़ा होने का परिणाम क्या है, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जाता था और टैंकर में पानी पहुंचाने को लेकर के मारपीट होती थी, तोड़फोड़ होती थी, व्यापक रूप से कभी कभी वहां पे हिंसा होती थी। और उस समय पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा बुंदेलखंड में पेयजल का संकट या बिंदु क्षेत्र में पेयजल का संकट कहीं भी हम लोगों ने पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। अब वहां के सरफेस वाटर का और ग्राउंड वाटर का उचित नियोजन करने की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हर घर नल की योजना हम लोग लागू कर चुके हैं। लगभग 15,500 करोड़ रुपए की हर घर नल योजना, जहां सरफेस और ग्राउंड वाटर को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर तक पहुंचाने के इस व्यापक कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में कार्य प्रारंभ हो चुका है। बिंदु क्षेत्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत सप्ताह इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम इन 2 क्षेत्रों में हमारा प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आगामी 2-2.5 वर्ष के अंदर हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ हम हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे, वहीं साथ साथ जल संरक्षण के बारे में भी अटल भूजल योजना में पूरे प्रदेश को हम लोगों ने लिया है। हर सरकारी भवन है, जितने भी हमारे सरकारी भवन होंगे इनको तो हम लेंगे ही, लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी प्राधिकरण हैं उन प्राधिकरणों को भी इस बारे में कह दिया गया है कि हर एक प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक निश्चित क्षेत्रफल से ज्यादा भवन बनने पर यह अनिवार्य होगा कि उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा और उस प्रकार की व्यवस्था के साथ जब वे जुड़ेंगे, एक एक जल की कीमत और उसके महत्व को समझना पड़ेगा। जब इस अभियान के साथ जन सहभागिता जुड़ जाती है, शासन की किसी भी कार्यक्रम के साथ मीडिया ग्रुप, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ आम जनमानस जब उसके साथ जुड़ता है तो अपने आप सफल होता है। और इसलिए किसी भी भवन के नक्शे को पास करने के लिए आवश्यक होगा कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसके यहां अनिवार्य हो। हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री आवास योजना तक इसको जोड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस कार्यक्रम को,
और बनाए, अपने सामान्य घर के ही कार्य के लिए उसे जल मिले, बरसाती जल मिले, उस जल का संरक्षण आवश्यक है। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कितनी बड़ी इसकी कीमत होती, किस रूप में, हर घर नल की जो योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ भी इसका संबंध है। मेरा यह मानना है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों के अंदर एक बड़ी सफलता प्रदेश के अंदर सफलता प्राप्त की है, और वह है दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण करने का। मस्तिष्क ज्वर प्रदेश के 38 जनपदों में प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चों को निगलती थी ये बीमारी। विगत 40 वर्षों में इस बीमारी से 50,000 से अधिक मौतें हुई। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विगत 3 वर्षों के दौरान अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों ने, सभी विभागों ने काम किया, लेकिन 2 सेक्टर पर जो विशेष जोर दिया गया था, एक, हर परिवार के घर में एक शौचालय हो, यानी खुले में शौच से मुक्ति, और दूसरा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, या लोगों को शुद्ध पेयजल के बारे में जागरूक करना। इन 2 कार्यक्रमों ने कितनी सफलता प्राप्त की कि आज जहां 40 वर्षों से प्रतिवर्ष मौतें होती थी, व्यापक पैमाने पे मौतें होती थी, 1200 से 1500 मौतें 38 जनपदों में हमारे प्रदेश के अंदर होती थी, आज वह मौत घट करके इस बार मात्र 21 तक आई है, यानी 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रण करने में प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। और ये तब जब हमारा पूरा का पूरा प्रशासनिक और शासकीय महकमा विगत 9 महीनों से इस वर्ष कोरोना मैनेजमेंट में लगा है। कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत को लगाया। उस सब के बावजूद स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और अन्य शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए किए गए कार्यक्रमों का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, ये उसका एक उदाहरण है। और ये केवल इंसेफ्लाइटिस पे ही लागू नहीं होता है। आप देखते होंगे एक बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की मौत डायरिया से होती है, बड़ी संख्या में उन जल जनित बीमारियों से होती है जिसमें थोड़ी भी सावधानी बरतने से हम उन मासूम बच्चों को असमय काल के गाल में जाने से बचा सकते हैं। लेकिन शासन की योजनाएं अब तक एक औपचारिकता बन जाती थी, खाना पूर्ति बन जाती थी, इन नारों तक सीमित हो जाती थी। इन योजनाओं को वास्तविक धरातल पर पहुंचाने का कार्य नहीं होता था। और याद रखना, जब भी जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, केवल और केवल अपने वोट बैंक को बनाने के लिए जब भी शासन की कोई घोषणा होगी, उसके पीछे लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण का भाव कभी नहीं हो सकता है। और आजादी के बाद से यही होता रहा। जाति, परिवार, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को आधार बना करके योजनाएं लागू तो होती थी, लेकिन उनका हेतु लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण कभी नहीं रहा। लेकिन पहली बार मैं इस बात को कह सकता हूं, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब एक मंत्र देश को दिया, सबका साथ और सबके विश्वास, सबके विकास का, ये सबका साथ सबके विकास का ये भाव किसी भी प्रकार के वाद से ऊपर उठ करके, हम परिवारवाद से, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, भाषावाद से, मत और मजहब के वाद से ऊपर उठ करके एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, उसके कल्याण के बारे में कदम उठाएंगे। जब ये भाव हमारे मन में होगा तो भाव, उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आएंगे। आज जो परिणाम हम देने में सफल हो रहे हैं हर एक क्षेत्र में, आज किसान को पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति हो रही है। प्रदेश के अंदर आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम है कि 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रदेश के अंदर 1/3 विकास खंड ऐसे थे जो डार्क जोन घोषित किए जा चुके थे, लेकिन आज वहां पे व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर से वहां पे ट्यूबवेल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर फिर से लोगों के चेहरे पर, किसानों के चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही है
कि धरती माता फिर से हमारी खेती के लिए जल की आपूर्ति करती हुई दिखाई दे रही है। ये एक सुखद परिणाम वहां पर देखने को मिल रहा है। और गंगा की अविरलता और निर्मलता भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक वह परिणाम है जो फिर से भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से टाइम्स ग्रुप को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। और मैं चाहूंगा कि इसमें न केवल ग्राउंड वाटर को बल्कि सरफेस वाटर की अविरलता और निर्मलता के लिए भी हम सबको पर्याप्त प्रयास करने होंगे। प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के अंदर जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है, यह भी उसी की श्रृंखला का हिस्सा है। हमने पहले वर्ष 5 करोड़ 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण किए थे, लेकिन उस समय जो 5 करोड़ वृक्षारोपण किए थे उसमें हर प्रकार के वृक्ष थे। यूकेलिप्टस भी था, उसमें आम भी था, उसमें बबूल भी था, सभी थे। लेकिन अगले वर्ष सरकार ने अपनी नीति को बदला। हमने कहा यूकेलिप्टस को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, हम लगाएंगे पीपल लगाएंगे, बरगद लगाएंगे, नीम लगाएंगे, बीजू आम लगाएंगे। ऐसे पेड़ हम ऐसे पौधों का रोपण हम करेंगे जो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हो और साथ साथ किसी न किसी रूप से लोक कल्याण का भी माध्यम बने। हम लोग भारतीय मनीषा आज से नहीं, प्राचीन काल से ही इन सभी वृक्षों की पूजा करती रही। तो इसलिए क्योंकि ये मानव जाति के कल्याण के लिए, इस मानवीय सृष्टि के लिए ये उपयोगी हैं, इसलिए हमने बरगद को, पीपल को, पाकड़ को, आम को, इन सब की हमने पूजा प्रारंभ की। जो मनुष्य के लिए जितना उपयोगी होगा उसके प्रति उतना भारी आस्था का भाव उसके प्रति उसी रूप में हम लोगों ने व्यक्त करने का प्रयास किया। हमने हर गंगा को, हर नदी को गंगा के रूप में क्यों माना? क्योंकि गंगा भारत की एक देवतुल्य नदी है और भाव भारतीय मनीषा के मन में सदैव रही है कि यह हमारे कल्याण का कारक है, इसलिए हम इसे मां के रूप में मान्यता देंगे, इसको इस रूप में इसको सम्मान देंगे। और वह सम्मान का भाव उसी रूप में हम लोग देखते रहे हैं। और इसलिए अगले वर्ष हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम 11 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन शर्त इस बात की कि नर्सरी हम स्वयं तैयार करेंगे और नर्सरी तैयार करके फिर इनका व्यवस्थित वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। फिर अगले वर्ष, तीसरे वर्ष हमने 22 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया। और इस वर्ष कोविड-19 के बावजूद 25 करोड़ वृक्षारोपण, जिसमें वे सभी प्रकार के थे, पीपल है, पाकड़ है, आम है, बरगद है, या फिर औषधीय वृक्ष पौधों का भी रोपण बृहद स्तर पर करने का कार्य, यानी ये व्यापक पैमाने पर 70 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को इसीलिए इसके साथ जोड़ा गया क्योंकि जब हम बरगद का एक पेड़ लगाते हैं तो बरगद का वह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं होता, केवल छाया नहीं देता है। याद रखना, बरगद का एक पेड़ अपने साथ, अपनी जड़ों में, अपनी टहनियों में लाखों लीटर जल को भी संरक्षित करने का कार्य करता है। जब धरती माता को आवश्यकता पड़ती है तो वह जल की आपूर्ति वहां से प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है। ऐसे ये सभी वृक्ष जिनको भी हम लोगों ने देवतुल्य माना है, इनके पीछे का भाव भी यही रहा है। और ये वृक्षारोपण के पीछे उत्तर प्रदेश शासन की मंशा भी इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का है। और मैं चाहूंगा इस अभियान को आम जनमानस को इसके साथ जोड़ना चाहिए। ये निर्भर करता है कि समाज में नेतृत्व किस रूप में सामने आ रहा है। नेतृत्व आगे है तो जनता स्वयं उसका अनुसरण करते हुए लोगों को के इस अभियान को सफल बनाती है। उत्तर प्रदेश में अगर ये सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है इसलिए क्योंकि जनमानस में एक विश्वास है। प्रधानमंत्री जी का वो मंत्र सबका साथ सबका विकास आज सबके विश्वास का प्रतीक बनकर के उभर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर टाइम्स ग्रुप को जल्द ये वाटर समिट के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से उनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, क्योंकि ये हमारे लिए आज की नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी ये हमारे लिए एक बहुत
महत्वपूर्ण प्रदेश और देश के भविष्य को बचाने का, मानवता के भविष्य को, जीव सृष्टि को बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है और इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपने इस वाटर समिट के माध्यम से अपनी इस सामाजिक प्रतिबद्धता को भी व्यक्त किया है। मीडिया ग्रुप यद्यपि न्यूज लेते हैं, न्यूज देते हैं और कभी कभी अपने व्यूज भी दे देते हैं, तो ये सभी एक साथ चलता है, लेकिन उस सब के बावजूद अपनी इस महती भूमिका का भी निर्वहन करने के लिए आप लोग आगे आए हैं। मैं इसके लिए प्रवीण जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश सरकार इस पूरे अभियान में हर प्रकार का सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने विचार और दृष्टिकोण हमारे साथ साझा किए और इस कार्यक्रम को श्रेष्ठ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी मांटेना कंस्ट्रक्शंस के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनोज राय जी को कि वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे विशेष अतिथि यूपी सरकार में माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और यूपी सरकार में मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी को और टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी को धन्यवाद प्रस्ताव दें। अति आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र कुमार तिवारी जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, हमारे रेजिडेंट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया प्रवीण कुमार जी, और इस वाटर समिट में पधारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण, मैं मंटेना कंस्ट्रक्शंस की तरफ से जो इस मुहिम में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा और जुड़कर इस मुहिम को एक मकसद को साथ में लेकर आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, इसमें आप सब पधारे, इसलिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिक्र किया कि सबसे ज़रूरी है सरफेस वाटर को कैसे हम कैप्चर करें और उसका उपयोग कैसे करें। बड़ा ही सराहनीय काम हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। एक मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश हम सबको एक अग्रणी राज्य की तरह मिला है। हर घर में नल, हर घर में जल, शुद्ध जल एक बहुत ही सराहनीय विषय है। हम लोगों का आगे जो अनुरोध है, सरफेस वाटर को कैसे कैप्चर करें और हर घर जल के साथ इसको हर खेत में जल के साथ अगर जोड़ा जाए, जिसमें मंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी एमपी में लगभग 15 लाख हेक्टेयर के ऊपर अलग अलग परियोजनाओं में गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। ये एक ऐसा सराहनीय कदम है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया और हमें इसमें साथ में जुड़कर बड़ा ही एक सुकून मिला और हम चाहते हैं कि इसमें और टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से ये हमेशा आगे बढ़ता रहे। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार मैं फिर आप अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और अब हम एक छोटे से टी ब्रेक के लिए रुकेंगे। हॉल में उपस्थित हमारी ऑडियंस से निवेदन है कि 5 से 7 मिनट के उपरांत हम सब यहाँ पुनः एकत्रित हो जाएं।